everyone, my name is Premada and welcome back to World Student Scope. In today's lecture, we are going to start with chapter number 1 chemical reaction and equation का last part जो हमारे remaining topics रह गए हैं, the two types of reaction which is left and the oxidation reaction and residity. So let us now begin with our chapter. Alright, so first we are going to start with the displacement reaction. तो displacement reaction is the third type of reaction जो हम पढ़ने वाले हैं. We studied about combination reaction. We have studied about the decomposition reaction. Now we are starting with displacement reaction. उससे पहले हम समझ लेते हैं कि displacement reaction का मतलब क्या है. Displace करने का मतलब क्या है कि कोई substance, कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है ना, शिफ्ट हो जाती है. कोई एक चीज आप उठाओ और उसको दूसरी जगह रख दो, शिफ्ट कर दो, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गई, जगह चेंज करना हो गया. सो दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. To understand, let us first start with activity 1.9 from your NCERT and we are beginning with the procedure. Now take 3 iron nails. 3 iron nails लेने हैं and clean them by rubbing with sandpaper. Sandpaper से आपने clean कर दिया 3 iron nail लेके, ठीक है? Now what we have to do? Take 2 test tubes and test tube marked as A and B. 2 test tube ले लिया, A and B. 3 iron nails, 2 test tubes, right? In each test tube, take about 10 ml of copper sulfate solution. दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने हैं. ये क्या है? ये एक टेस्ट ट्यूब हो गया, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हो गया. तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, इधर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाल दिया. कितना? 10 ml. दोनों में ही आपने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए और 3 आपने आयरन नेल्स ले लिए हैं. समझ आ गया? क्लियर टिल हियर? ये ए टेस्ट ट्यूब हो गई, ये बी टेस्ट ट्यूब है. राइट? गॉट इट? नाउ द 2 iron nails with a thread. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. इसमें से आपने 2 आयरन नेल्स लेनी है एंड इसको टेस्ट ट्यूब बी में इमर्स कर देना है. समझ में आ गया? कितने मिनट के लिए? फॉर अबाउट 20 मिनट्स. 20 मिनट के लिए आपने इसको इमर्स कर दिया इसके अंदर. नाउ की 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, इसको आपने साइड में रख देना है. इसको आपने कहीं भी इमर्स नहीं करना है क्योंकि आपने इस आयरन के साथ इनको कंपेयर करना है. तो इसलिए हमने एक आयरन नेल को साइड में रख दिया. ठीक है? क्लियर? नाउ आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. 20 मिनट के बाद हमने आयरन नेल को क्या करना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देना है. ये डायग्राम देखो, हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमने थ्रेड से 2 आयरन नेल इसमें डुबा दिए फॉर अबाउट 20 मिनट्स एंड 20 मिनट के बाद आपको सॉल्यूशन से आयरन नेल्स निकाल लेने हैं. ठीक है? नाउ कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब आपने 20 मिनट बाद इसका कलर देखना है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि ये चेंज होता है या नहीं होता. आफ्टर 20 मिनट्स सिंस यू हैव इमर्स्ड आयरन इन इट, सो नाउ यू हैव टू सी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कुछ कलर चेंज हो रहा है क्योंकि अभी तो आपको ब्लू कलर दिख रहा है. जब आपने डाला इसको तो इट सीम्स लाइक अ ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर है. एंड ये आपको देखना है कि जब आपने 20 मिनट तक आयरन नेल रखी है उसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है. राइट? ओके, सो नाउ ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एंड आपको कलर भी देखना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का नहीं, आयरन का जो आपने बाहर निकाला है. ठीक है? विद दी वन केप्ट असाइड. कंपेयर करना है किसके साथ? जो आपने साइड में रखा है. ये वाला आयरन नेल आपने साइड में रखा था एंड ये वाला आयरन नेल आपने सॉल्यूशन से बाहर निकाला है जो कौन से कलर का दिख रहा है आपको? ब्राउन कलर का दिख रहा है. ठीक है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है ब्लू, बट यहां पे आपको फेडेड लग रहा है कलर, जिसमें से आपने आयरन नेल निकाला है. इसी में से आपने आयरन नेल डुबाया था, आयरन
नेल डुबाया था। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इसका कलर आपको वैसा ही दिख रहा है, सिल्वर पॉलिश्ड, वेयर एज इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन, जो आपने सल्फेट सोल्यूशन से निकाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। वेयर एज ओरिजिनल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू था, एंड व्हेन यू टुक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी से, उसका कलर एकदम फेड हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम थियोरेटिकल फॉर्म में भी समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी, we will observe color of copper solution fades and the nail becomes brown। ये हमने देख लिया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया एंड जो आयरन नेल थी दैट विल बिकम ब्राउन। ऑलराइट, ओके, नाउ आयरन इन द नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो है, आयरन इन द नेल, वो क्या करती है, डिस्प्लेस कर लेती है कॉपर को। ये देखो रिएक्शन से पता लगेगा। आयरन नेल डाली हमने, यहां देख लो, आयरन नेल हमने डाली किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो आयरन ने क्या किया बेटा, आयरन ने डिस्प्लेस कर लिया कॉपर को। तो आयरन ने कॉपर को बोला हट जाओ यहां से, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद यहां पे आके बैठ गया, है ना। आयरन ने बोला कॉपर को मूव असाइड एंड इट sat on the place of copper। क्यों, because iron is more reactive than copper। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। इस वजह से आयरन ने कॉपर को फटाफट वहां से हटा दिया एंड खुद उसकी जगह जाके बैठ गया। तो यहां पढ़ लो, iron in the nail displaces copper from copper sulfate solution, as a result the solution fades in color। क्योंकि वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहा ही नहीं, it has become iron sulfate solution, तो डेफिनेटली कलर जो है वो फेड हो जाएगा। कलर यहां पे फेड हो गया है, दैट इज वाई, बिकॉज इट हैज बिकम आयरन सल्फेट नॉट कॉपर सल्फेट, राइट। So this displacement reaction results in the formation of elemental copper। जब डिस्प्लेसमेंट हो गई, जब आयरन यहां पे आ गया कॉपर की जगह, तो कॉपर चुपचाप बाहर निकल गया, तो ये एलिमेंटल कॉपर बन गया, एलिमेंटल कॉपर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपर तो फ्री हो गया, आयरन यहां पे आ गया, कॉपर हट के बाहर चला गया, राइट। एलिमेंटल कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द नेल, एंड ये कहां चला गया, इस नेल के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। ये आयरन की नेल है, ये यहां पे आके डिपॉजिट हो गया कॉपर। ठीक है, एंड इम्पार्ट्स ब्राउन कलर। कौन से कलर का बन गया, ब्राउन कलर का। तो इसके कहने का मतलब क्या है, कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। कॉपर इज ऑफ ब्राउन कलर, तो इस वजह से कॉपर ने नेल को कौन सा कलर दे दिया, ब्राउन। That is why the solution is fade and iron nail is brown in color because it has copper on it। Got it? Yes. Now let us move forward with the definition। Definition बहुत important है ये वाली, that in the previous reaction iron has displaced or removed another element। आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर लिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, मूव कर दिया उसको। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड अगर आप दूसरे एग्जांपल्स की बात करो तो अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हो तो जिंक इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, एंड कॉपर फिर से बाहर निकल जाएगा। सेम एज अगर आप पीबी लेड को करवा रहे हो कॉपर क्लोराइड से, तो यहां पे लेड किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को, तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर फिर बाहर निकल जाएगा। इन दोनों ही केस में जिंक एंड बोथ लेड आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव। हाँ जी, तो जिंक एंड लेड इस हिसाब से क्या बन गया, इट इज मोर रिएक्टिव। एंड डिस्प्लेसमेंट तभी होती है जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटा देता है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती ही इस वजह से क्योंकि जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव आ गया, लेड ज्यादा रिएक्टिव आ गया, उस केस में आयरन ज्यादा रिएक्टिव आ गया था, तो इस वजह से यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। आर वी क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव, आगे बढ़ते हैं। यस, टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तो हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखी है कि जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंपल, डबल का मतलब ही है दो दो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स हैं जो यहां पे इन्वॉल्व है, तो वो आपको पता लग जाएगी इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी 1.0 प्रोसीजर पढ़ते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में। नाउ इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml क्या ले लिया है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, सोडियम सल्फेट बेरियम, क्या लिया है? बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये डायग्राम देख लो। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। ये आपस में मिक्स कर दिया। ये एक्टिविटी में हमें ये करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा? ऑब्जर्वेशन में आपको पता लगेगा अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट सिंक्स एट द बॉटम। जब आपने सोडियम सल्फेट में को ऐड कर दिया है बेरियम क्लोराइड से, तो यहां पे वाइट प्रेसिपिटेट, अब वाइट आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूं, बट ये है वाइट, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा किसका? बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट कहां पे नीचे फॉर्म हो जाएगा? यहां सिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। प्रेसिपिटेट क्या है? थोड़ा सॉलिड होता है। अब लिक्विड से तो ज्यादा ही हैवी होता है ना सॉलिड, तो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस। क्लियर? ऑल राइट, तो अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि हाउ इट हैपेंस। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं नाउ। तो व्हाट हैपेंस इज सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड कौन से रिएक्शन टेक प्लेस करवा रहे हैं? किस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं? दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं? बेरियम सल्फेट। दे आर फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब रिएक्शन देख ले, रिएक्शन से हमें समझ में आ जाएगी सारी कहानी। Na2SO4 इज व्हाट? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हमने किस में मिक्स कर दिया है? हमने किस में मिक्स किया है? बेरियम क्लोराइड में, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब देख लेते हैं इधर पे। इंक कलर मैं दूसरा यूज करके आपको दिखाती हूं, ग्रीन कलर। यस, तो क्या हुआ है? सोडियम ने कहा किसकी जगह आ गया? सोडियम नहीं, सोडियम की जगह कौन आ गया? बेरियम, ठीक है। सोडियम की जगह क्या आ गया? बेरियम, ठीक है। एंड बेरियम की जगह क्या आ गया? सोडियम। क्लियर? क्या आपको नजर आ रहा है कि सोडियम Na2SO4 की जगह Ba आ गया, सोडियम को डिस्प्लेस कर लिया बेरियम ने एंड बेरियम को डिस्प्लेस कर लिया सोडियम ने। दोनों ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। यहां पे पहले Na2SO4 था तो वहां पे BaSO4 हो गया, यहां पे BaCl2 था तो वहां पे NaCl हो गया, राइट। तो दोनों ने अपनी जगह बदल ली कि तू मेरे घर आ जा, उसने बोला तू मेरे घर आ जा, तो दोनों एक दूसरे के घर पे जाके बैठ गए। सो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस विल लीड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके, तो ये एग्जांपल हो गया डबल। ये याद रखना है, ये रिएक्शन आपको पूछा जाएगा पेपर में, तो ये आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अब ये आगे डेफिनेशन आपकी बेटा, ये डेफिनेशन है आपकी।
हाँ जी, reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. आपस में जब दो आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, इनके केस में किसने किया है? सोडियम एंड बेरियम, सोडियम आयन एंड बेरियम आयन, सोडियम आयन एंड बेरियम आयन ने क्या किया है? आयन एक्सचेंज किया है, दे हैव एक्सचेंज दी आयंस। तो क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर एज इट इज इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है। अगर आपको रीजन पूछा जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है, उसका रीजन, तो आपने रीजन में आयन एक्सचेंज मेंशन करना है। कोई भी पेपर में बिना आयन एक्सचेंज लिख के नहीं आएगा। आयन एक्सचेंज इज वेरी नेसेसरी टू मेंशन इन द पेपर। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन, पहले बिल्कुल सिंपल इंग्लिश समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडाइज होना, तो हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपने जब सिंपली ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्योंकि यहां पे ऑक्सी है, ऑक्सी आ गया ना, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और सिंपल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या जहां से ऑक्सीजन हट रहा है, उसको हमने रिडक्शन बोल दिया। ओ का मतलब ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन आएगा। रिडक्शन में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, राइट? तो इसको भी समझने के लिए वी हैव एन एक्टिविटी फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लेट अस रीड दैट। एक्टिविटी 1.11, प्रोसीजर देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश लिया है, चाइना डिश में आपने क्या डाल दिया है? कॉपर पाउडर डाल दिया है, एंड फिर उसको क्या किया है? हीट किया है बर्नर के हेल्प से। ऑलराइट, चाइना डिश में कॉपर पाउडर डाल के आपने बर्नर से हीट कर दिया। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन बतानी है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। सो लेट अस फाइंड आउट दैट सरफेस ऑफ पाउडर बिकम्स ब्लैक। चाइना डिश में जो कॉपर पाउडर डाला है, इसका जो सरफेस है, ये वाला देखो, सरफेस जो है ये क्या हो जाएगा? ब्लैक। इट विल बिकम ब्लैक इन कलर। ऑलराइट, आफ्टर हीटिंग इट। नाउ लेट अस सी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन व्हाई इट हैपेंस, कि क्यों हो रहा है ब्लैक कलर। सो नाउ अंडरस्टैंड, दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बहुत सारे रीजनिंग में आपको काम आएगी। ऑल मेटल्स पढ़ लो ध्यान से। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम आर रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? गोल्ड एंड प्लैटिनम। दे डू नॉट रिएक्ट इजीली। तभी आपने देखा होगा ना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप बहुत सालों तक रख लेते हो और वो खराब भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है। सिमिलरली प्लैटिनम इज ऑल्सो वेरी लीस्ट रिएक्टिव, इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट। वेयर एज जो बाकी मेटल्स हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर क्वाइट रिएक्टिव एलिमेंट्स। दे रिएक्ट विद वेरियस गैसेस। किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? वेरियस गैसेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हवा में कितनी सारी गैसेस होती हैं, कितने टाइप्स की गैसेस होती हैं। तो अगर एलिमेंट उनसे एक्सपोज होते हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर मेटल्स उनसे एक्सपोज होंगे तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट वेरी फास्ट, रैपिडली। कौन कौन से गैसेस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो metals can react with the oxygen and metals can react with the sulfur as well. Now these reactions take time. ऐसा नहीं है कि मेटल्स जैसे एक्सपोज हुए तो 2 मिनट में रिएक्शन हुआ खत्म। नो, आपने देखा होगा कि आयरन, लेट्स सपोज मेटल हम आयरन ले लेते हैं। आयरन आप नया खरीद के ले आते हो, लेट्स सपोज, एंड आपने उसको बाहर रख दिया, घर के बाहर रख दिया। तो धीरे धीरे अगर जब जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि उसके ऊपर रस्ट लगने शुरू होगी, जंग लगनी शुरू हो गई है आयरन के ऊपर, है ना? क्यों?
बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन स्लोली. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. एकदम से नहीं आपको दिखेगा. इट विल टेक क्वाइट एन ईयर्स टू फिगर आउट कि ये जो मेटल है, पर्टिकुलर मेटल जो आपने बाहर रखा है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं. राइट नाउ हीटिंग मेटल्स हेस्टन्स द रिएक्शन. Whereas जब आप उसको नेचुरल छोड़ देते हो तो टाइम लगाता है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट हीटिंग द मेटल्स, जब आप उसको अपनी तरफ से हीट देना स्टार्ट कर देते हो तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है. द रिएक्शन कीप्स ऑन बिकमिंग, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन चलने लग जाते हैं. राइट एंड वी कैन इजिली ऑब्जर्व द चेंज ड्यूरिंग हीटिंग. और जब आप हीट कर रहे हो आपको इन द मिडल ऑफ प्रोसेस आपको ये दिखने लग जाएगा कि मेटल में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गए हैं. जैसे हमने देखा कि आपने कॉपर को हीट किया तो कॉपर का सरफेस ब्लैक होने लग गया. राइट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग. बिकॉज हीटिंग की वजह से रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया. नाउ कॉपर ऑल्सो रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. कॉपर और किसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कॉपर विल रिएक्ट विद इट. यस एंड फॉर्म्स अ कोटिंग ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन देम. इट मीन्स कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड क्या बना रहा है, उसका अपना ऑक्साइड बना रहा है. इट इज फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड. ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे, डोंट वरी, पूरा रिएक्शन हम थरली पढ़ेंगे. तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, एंड उसका अपना ऑक्साइड बना रहा है. इट मीन्स ऑक्सीजन हैज एडेड इन इट. आ गया, इसमें एडेड हो गया. दिस ऑक्साइड गिव्स देम ब्लैक अपीयरेंस. एंड क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो इट विल बिकम ब्लैक इन कलर. तो जो आपको एक्सपेरिमेंट में आपको ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ मिलके इट गॉट बर्न होने लग गया एंड बर्न होने की वजह से उसका कलर हो गया ब्लैक. तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो गया, ब्लैक. एंड कॉपर का कलर क्या था, ब्राउन. कॉपर का कलर था ब्राउन जो बदल गया किसमें, ब्लैक में. क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ. क्लियर टिल हियर. नाउ अब देख लेते हैं रिएक्शन, समझ लेते हैं रिएक्शन को. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर and copper oxide is formed. क्यों, कॉपर जो था उसने रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ एंड कॉपर ऑक्साइड बना दिया. 2 कोफिशिएंट लग गया क्योंकि हमें कॉपर बैलेंस करना है. यहां पे ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना था तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया एंड कॉपर बैलेंस करने के लिए हमने यहां 2 कोफिशिएंट लगा दिया. तो 2Cu plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दी आपने तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. आर वी क्लियर? राइट. सो अब इसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड समझ में आ गया, पहला रिएक्शन समझ में आ गया आपको. यहां पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया. अब अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे ओवर दिस, व्हेन यू विल पास हाइड्रोजन गैस ओवर इट, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन. ये जो ब्लैक कोटिंग थी, यहां पे कौन सा कलर फॉर्म हुआ है, ब्लैक. तो ब्लैक कोटिंग हट जाएगी जब आप हाइड्रोजन पास करते हो. इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन पास किया है तो यहां से ब्लैक कोटिंग हट जाएगी एंड इट विल बिकम ब्राउन वंस अगेन. कैसे? एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड. जब आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हो तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है. यही रिएक्शन रिवर्स हो रहा है. मींस यहां देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन गैस पास की इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर वापस दोबारा बाहर आ गया. ब्राउन कलर किसका होता है बेटा, कॉपर का ही तो होता है. तो अगर आपको ब्राउन कलर दिखेगा इट मींस कॉपर वापस बाहर आ गया. बट ये हाइड्रोजन किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, एंड वाटर बाहर आ जाएगा. वाटर विल कम आउट ऑफ द रिएक्शन. आर वी क्लियर? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए ये रिएक्शन याद रखना है हमें. अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है.
In such reactions, one reactant gets oxidized. ऐसे रिएक्शन में जो आप देखते हो, एक जो रिएक्टेंट है ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना. एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड. अदर गेट्स रिड्यूस का मतलब या तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है या तो हाइड्रोजन आ रहा है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है एंड रिड्यूस्ड, रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होता है नहीं तो ऑक्सीजन बाहर चला जाता है. दोनों में से एक काम या दोनों ही एक साथ. ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. एंड इसको कुल मिला के हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हाट डू वी कॉल देम एज? रिडॉक्स रिएक्शंस. नाम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पेपर में पूछते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने अभी किया एक्सपेरिमेंट में, जब आपने कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है. तो देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन एडेड. ऑक्सीजन एडेड सबको दिख रहा है कैसे यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है. तो यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई. वेयर एज यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से यहां क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जिसमें CuO से O हट गया एंड कॉपर बाहर आ गया. तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. इस वजह से ये रिएक्शन कौन सा बन गया, इट हैज बिकम रिडॉक्स रिएक्शन. इट हैज बिकम रिडॉक्स रिएक्शन. जब आपको रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एग्जाम्पल, तो आपने ये एग्जाम्पल देना है रिडॉक्स रिएक्शन का. समझ में आ गया सभी को? ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन. अब आ जाओ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो आप कॉपर ऑक्साइड के अलावा भी लिख सकते हो. लेट्स सपोज जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड में अगर आप कार्बन आपस में पास करो, कार्बन, तो जिंक बाहर आ गया. तो यहां पे जिंक क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया. वेयर एज कार्बन में ये ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज. तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. यस. वेयर एज दूसरा एग्जाम्पल लो मैंगनीज ऑक्साइड. Mn इज फॉर मैंगनीज. Mn इज फॉर मैंगनीज. मैंगनीज ऑक्साइड को आपने HCl डाला, MnCl2 बन गया. तो यहां पे मैंगनीज ये रिड्यूस हो गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया. देखो पहले यहां पे ऑक्सीजन था, अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इट हैज बिकम रिड्यूस्ड. वेयर एज यहां पे H जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया प्लस क्लोरीन गैस बाहर. तो यहां पे ये रिड्यूस हो रहा है MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, वाटर प्लस क्लोरीन गैस बाहर जा रही है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो अगर आपको ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिख रही है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ओके. सो सिंपल टर्म्स में हम अगर आपको समझना हो तो हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे. If a substance gains oxygen, gains oxygen or loses hydrogen, दोनों ही केस में हाइड्रोजन लूज कर रहा है एंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है. ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड. एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, जैसे ये ऑक्सीजन लूज कर दिया ना, सिंपल जिंक बन गया, ऑक्सीजन हट गया वहां से. सो इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ही खेल है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में. ऑक्सीजन गेन हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, रिमूवल हो गया तो रिडक्शन हो गई. ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ओके. अब ये देख लेते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड effect of oxidation and reduction in everyday life. This should be reduction. ये होना चाहिए reduction.
रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं, यस। तो सबसे पहले कोरोजन आ जाता है बेटा। कोरोजन में क्या है, इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, क्या है, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय मॉइस्चर, एयर और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, यूजुअली अ मेटल। जब एक मेटल के ऊपर, ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, इस पे मॉइस्चर भी एक्ट कर रहा है, इस पे मॉइस्चर एक्ट कर रहा है, इस पे एयर एक्ट कर रही है ना, एंड इस पे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी ऐड कर रहे हैं, एसिड्स भी ऐड करते हैं, इस पे एसिड भी हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये बिकम्स, इसकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी लूज कर देता है ये मेटल। इतना सब कुछ जब इसके ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि आप एक मेटल को बाहर कर दो तो वो मॉइस्चर के भी कॉन्टैक्ट में है, एयर के भी कॉन्टैक्ट में है और पॉल्यूटेंट्स के भी कॉन्टैक्ट में है, तो इट विल बिकम कोरोडेड, इट बिकम्स कोरोडेड मेटल, जो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, एंड इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। कोरोडेड मेटल का इतना काम नहीं आता वो। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें मेटल के ऊपर इतना कुछ एक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता जा रहा है मेटल, ऑक्सीजन ऐड होता जा रहा है, तो कोरोजन होती जा रही है। अब देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स। जो ऑब्जेक्ट्स मेटल के बने होंगे, अगर उस पर कोरोजन हो रही है तो वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी लूज हो रही है, सब खराब हो रहे हैं, राइट, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो ये आयरन कैसा है, नॉन कोरोडेड, जिसपे कोरोजन अभी तक हुई नहीं है, एंड जिसके ऊपर मॉइस्चर, एयर सब कुछ लग रहा है। इसके ऊपर एयर है, मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर है, एसिड्स हैं, राइट, पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, जो आपने जो ये वाला देख लो लेफ्ट साइड वाला, ये क्या है, कोरोडेड है, कोरोजन हो गई, रस्टिंग हो गई, है ना। तो इसका काम है, इसकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी डैमेज्ड, ऑलराइट। तो ये कोरोजन हो गया। अब देख लो रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन वाइज आपको पूछा जाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जब फैट्स और ऑयल जो आप यूज करते हो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक आप उसने उसको बाहर रख दिया, तो ऑक्सीजन के एक्शन की वजह से दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। इट गिव्स फाउल स्मेल, तो उसमें से बहुत फाउल स्मेल आने लग जाती है, द स्मेल यू वोंट लाइक, ठीक है, एंड बैड टेस्ट, टेस्ट में भी वो बैड होता है। ऑयल एंड फैट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इट टेस्ट बैड ऑल्सो। सो रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजम्पशन। तो ऐसा ऑयल एंड घी जिसमें ऑक्सीडेशन हो गई है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको, उस फैट और ऑयल को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। उस फूड को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसे चिप्स है, चिप्स जब तक पैकेट में होता है तब तक ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन कर देते हो तो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। अब क्योंकि उसमें तला किससे होता है, ऑयल ही होता है, फैट होता है, तो उसको आप देखो तो उसकी स्मेल बैड हो जाती है। तो मतलब वो चिप्स कैसा हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, बिकॉज इट हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, एंड वो पेट खराब कर देता है व्हेन इट इज कंज्यूम्ड। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। बिस्किट्स खोल लिए तो बिस्किट्स को ज्यादा देर हवा में मत रखो, पुट इट इन अ वेरी टाइट कंटेनर जहां पे हवा जा ही ना सके, तो आपका फूड रेंसिड नहीं होगा। पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, ये किसमें होता है, चिप्स के पैकेट में, चिप्स पैकेट, चिप्स के पैकेट में जब हम डालते हैं बेटा चिप्स, तो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं हम, उसको किसमें डालते हैं, उस पैकेट में नाइट्रोजन डालते हैं, ऑक्सीजन नहीं डालते। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन है, नो,
चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है जो क्या करता है, वो चिप्स को बचा के रखता है, क्योंकि हमें चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं लेके आना, दैट्स वाई। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं होता है ना, तो रेफ्रिजरेशन करके वो बचा रहता है। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव डाल दिए, जैसे सपोज विनेगर डाल दिया, विनेगर इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो हमें इन एवरी केस हमें क्या करना है, ऑक्सीजन से बचाना है फूड को ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। तो ये फ्रेश ऑयल है, डायग्राम में आपको फ्रेश ऑयल दिख रहा है, ये रैंसिड ऑयल है जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, इट हैज ऑक्सीडाइज्ड, तो इस वजह से ये क्या है, फाउल स्मेल देगा, बैड टेस्ट देगा, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ठीक है, रेंसिडिटी समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यस, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर फाइनली। आपका चैप्टर खत्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर, एंड आई रियली होप कि आपको रिएक्शन समझ में आएंगे। रिएक्शन एक भी मिस नहीं करना है, एक्टिविटी यू डोंट हैव टू मिस, you don't have to miss the concept of oxidation and reduction and rancidity. All right, so all in all this chapter makes a very important chapter for your boards and your other exams. Till then, keep learning, keep studying. I'll see you in the next lecture. Thank you.